इतिहास गवाह है कि जब जब दुनिया किसी बड़े संकट की ओर बढ़ती है तब तब समाधान की तलाश में दुनिया की नजरें भारत की तरफ मुड़ती हैं। लेकिन 12-13 सितंबर 2026 को दिल्ली की धरती पर जो होने जा रहा है वैसा नज़ारा दुनिया ने दशकों से नहीं देखा होगा। ये सिर्फ प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों की एक और रूटीन मुलाकात नहीं है, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का वो कुरुक्षेत्र है जहां दुनिया का नया भूगोल और नया इतिहास लिखा जाने वाला है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि दिल्ली में सजने वाला है RIC यानी रूस भारत चीन का वो महामंच जिसके नाम मात्र से ही व्हाइट हाउस से लेकर नेटो के मुख्यालयों तक खलबली मच जाती है। आज विस्तार से के इस एपिसोड में हम परत दर परत खोलेंगे उस कूटनीतिक बिसात को जिस पर PM मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और जिनपिंग मिलकर एक ऐसा महाखेल खेलने वाले हैं जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के दशकों पुराने वर्चस्व को सीधी चुनौती दे देंगे। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक। दरअसल कूटनीतिक में एक शब्द बहुत मशहूर है, RIC यानी रशिया, इंडिया, चाइना। सालों तक ये सिर्फ कागजों पर रहा, लेकिन साल 2026 की दिल्ली समिट इसे हकीकत के धरातल पर उतार रही है। सोचिए, जब दुनिया की 3 सबसे बड़ी सेनाएं, 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और 3 परमाणु शक्तियां एक ही मेज पर बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ भविष्य का एजेंडा तय करेंगी तो क्या होगा। पश्चिम को डर इस बात का नहीं है कि ये साथ मिल रहे हैं, डर इस बात का है कि इनके पास डीडॉलराइजेशन का हथियार है। अगर दिल्ली में इन तीनों ने डॉलर के विकल्प के तौर पर अपनी मुद्राओं में व्यापार को अंतिम मुहर लगा दी तो अमेरिकी डॉलर का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। और ये पावरफुल तिकड़ी संदेश दे रही है कि अब दुनिया का रिमोट कंट्रोल वॉशिंगटन में नहीं बल्कि नई दिल्ली के इस हॉल में होगा। वैसे इस समिट की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भारत आना। अक्टूबर 2019 में जब वे आए थे भारत तब माहौल कुछ और था, लेकिन साल 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में जो हुआ उसने रिश्तों में दशकों पुरानी कड़वाहट भर दी। अब 5 साल बाद जिनपिंग का दिल्ली आना कोई साधारण घटना नहीं है। अक्टूबर 2024 के कजान समझौते के बाद से कूटनीतिक गलियारों में जो वार्म अप चल रहा था उसका फाइनल मैच अब दिल्ली में होगा। क्या PM मोदी और शी जिनपिंग के बीच होने वाली द्विपक्षीय बातचीत LAC पर हमेशा के लिए शांति का रास्ता तय कर देंगी? अगर भारत और चीन के बीच आर्थिक संबंधों की नई शुरुआत होती है तो ये एशिया के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत हो सकती है जो पश्चिम देशों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। हालांकि इस बार ब्रिक्स की मेज पर वो मुद्दे नहीं होंगे जो सालों से चल रहे थे। इस बार 3 बिल्कुल नए और संवेदनशील मुद्दों पर मंथन होगा। मुद्दा नंबर 1 है ईरान की शक्ति प्रदर्शन और चाबहार का रास्ता। देखिए, ईरान के राष्ट्रपति का दिल्ली आना एक मास्टर स्ट्रोक है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान की जंग जैसी स्थिति है, हर दिन क्या हो रहा है हम आपको बता रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत के साथ उनका पुराना सांस्कृतिक और रणनीतिक रिश्ता। दिल्ली में पेजेशकियान सिर्फ अपनी बात नहीं रखेंगे बल्कि चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट को फिर से जीवंत करेंगे जो भारत को मध्य एशिया और रूस तक सीधा रास्ता देता है। ये कॉरिडोर स्वेज नहर का सबसे बड़ा विकल्प बनकर उभरेगा। मुद्दा नंबर 2, बांग्लादेश और भारत की बड़े भाई वाली भूमिका। भारत ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान को बुलाकर यह साफ कर दिया है कि ब्रिक्स सिर्फ बड़े देशों का क्लब नहीं है। बिम्स्टेक के अध्यक्ष के नाते उनकी मौजूदगी दक्षिण एशिया में भारत के पड़ोसी प्रथम नीति का सबसे बड़ा सबूत है। भारत यहां एक सेतु की भूमिका में है जो छोटे देशों को वैश्विक मंच पर आवाज दे रहा है। मुद्दा नंबर 3, फिलिस्तीन और मिडिल ईस्ट का पेचीदा पेंच। ब्रिक्स के अंदर एक नई दरार दिख रही है। ईरान और UAE आमने सामने है। UAE फिलिस्तीन मुद्दे पर थोड़ी नरम भाषा चाहता है जबकि रूस, चीन और ईरान एक सख्त स्टैंड की मांग कर रहे हैं। यहाँ भारत की भूमिका एक ग्लोबल मीडिएटर की तौर पर होगी। PM मोदी को दोनों धड़ों के बीच सहमति बनानी होगी ताकि एक साझा घोषणा पत्र जारी हो सके। जनवरी 2024 में जब ब्रिक्स का विस्तार हुआ तो दुनिया ने तालियां बजाई, लेकिन अब वही विस्तार भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती बन गया है। ईरान और UAE के बीच का तनाव ब्रिक्स के कामकाज को ठप कर सकता है। मई की विदेश मंत्रियों की बैठक का बिना किसी साझा बयान के खत्म होना एक चेतावनी थी। दुनिया देख रही है कि क्या भारत अपनी मेजबानी में इन दोनों इस्लामिक देशों को एक मेज पर ला पाएगा। तो PM मोदी के निजी रिश्ते किंग सलमान यानी सऊदी और जायद और UAE के साथ भी बेहतरीन है और ईरान के नेतृत्व के साथ भी है। अगर दिल्ली समिट में 2 स्टेट सॉल्यूशन पर कोई ऐतिहासिक समझौता होता है तो भारत की कूटनीति का लोहा पूरी दुनिया मानेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ब्रिक्स साझा मुद्रा लाएगा। देखिए, आर्थिक विशेषज्ञ का कहना है कि ये कठिन है क्योंकि भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग तरह से काम करती हैं, लेकिन समाधान एक करेंसी नहीं बल्कि एक यूनिट ऑफ अकाउंट हो सकता है। एक ऐसा सिस्टम जहां हम आपस में व्यापार स्वर्ण यानी गोल्ड या फिर अपनी मुद्राओं के एक बास्केट के आधार पर करें। अगर ऐसा हुआ तो ब्रेटन वुड्स
2 का ताश का महल ढह जाएगा। अमेरिका अब दुनिया को डरा नहीं पाएगा क्योंकि व्यापार के विकल्प मौजूद हैं। वैसे भारत का यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस आज सिर्फ एक पेमेंट ऐप नहीं है बल्कि एक डिजिटल पब्लिक गुड बन चुका है। पहले हम वीज़ा और मास्टर कार्ड पर निर्भर थे जिनके हर ट्रांजैक्शन का डेटा अमेरिका जाता था। आज हमारे पास रुपए और यूपीआई है जहां स्विफ्ट के जरिए पैसे भेजने में 2 से 3 दिन लगते थे और भारी कमीशन कटता था। यूपीआई इसे सेकंडों में लगभग मुफ्त कर देता है। सिंगापुर का पे नाउ हो, यूएई का नियोपे हो या फ्रांस का लारा, आज भारत का यूपीआई सीमाओं को लांघ रहा है। सिंगापुर और भारत के बीच यूपीआई पे नाउ लिंकेज दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम बना जिसने 2 देशों के बीच रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को मुमकिन बनाया। इसका मतलब है कि अब बैंक के भारी भरकम चार्ज और 4 से 5 दिन का इंतजार पूरी तरह खत्म। यूएई में नियो पे के साथ मिलकर भारत ने लाखों प्रवासी भारतीयों के लिए घर पैसा भेजना आसान कर दिया है। राधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि जब एक भारतीय पर्यटक विदेश जाए तो उसे अपनी जेब में डॉलर रखने की जरूरत ना हो, उनका फोन ही काफी हो। ये ब्रेटन वुड्स के वर्चस्व को सीधी चुनौती देता है क्योंकि भारत एक ऐसा न्यूट्रल और डेमोक्रेटिक विकल्प दे रहा है जिस पर दुनिया भरोसा कर सकती है। यूपीआई की सफलता की कहानी सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि उन देशों के विश्वास में छिपी हुई है जो अब भारत की तकनीक को अपना रहे हैं। जब हमने फ्रांस में यूपीआई लॉन्च किया तो ये सिर्फ एक सुविधा नहीं थी, ये यूरोप के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक का भारतीय तकनीक पर मुहर लगाना था। पड़ोसियों के साथ आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए भारत यूपीआई को एक राजनयिक उपहार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ये ब्रेटन वुड्स के वर्चस्व को सीधी चुनौती है क्योंकि अमेरिका का प्रभुत्व उसके पेमेंट नेटवर्क यानी वीजा मास्टर कार्ड से आता था। भारत ने अपना खुद का हाईवे अब बना लिया है जिस पर टोल टैक्स यानी फीस बहुत कम है और नियंत्रण पूरी तरह भारत के हाथ में यानी हमारे हाथ में। जहां भारत तकनीक के जरिए बदलाव ला रहा है वहीं रूस और चीन रणनीतिक आवश्यकता के कारण डॉलर को छोड़ रहे हैं। प्रतिबंधों की मार झेल रहे रूस ने अपना मैसेजिंग सिस्टम SPFS तैयार किया। आज रूस का चीन, भारत और ईरान के साथ व्यापार इसी के जरिए बढ़ रहा है। रूस का SPFS आज उसके 400 से ज़्यादा बैंकों को जोड़ चुका है। जब पश्चिम ने सोचा कि वे रूस की अर्थव्यवस्था का गला घोट देंगे तो रूस ने दिखाया कि संसाधन ही असली मुद्रा है। तो वहीं चीन की बात करें तो चीन चाहता है कि युआन दुनिया की रिजर्व करेंसी बन जाए। CIPS यानी क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम के जरिए चीन दुनिया भर के 100 से ज़्यादा देशों के बैंकों को जोड़ चुका है। चीन का CIPS थोड़ा अलग है, ये चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का डिजिटल हिस्सा है। चीन चाहता है कि अफ्रीका और एशिया के देश डॉलर के बजाय युआन में कर्ज लें और उसे उसी से चुकाएं। यहाँ भारत और चीन के बीच एक दिलचस्प मुकाबला है। भारत का मॉडल पारदर्शी और लोकतांत्रिक है जबकि चीन का मॉडल केंद्रीकृत है। दुनिया को ये चुनना होगा कि वे किस मित्र देश पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। इन दोनों का मेल ब्रेटन वुड्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि ये देश अब अपनी ऊर्जा और संसाधनों का व्यापार डॉलर के बिना कर रहे हैं। खैर 12 से 13 सितंबर को जब पुतिन, जिनपिंग और पेजेश्कियन और PM मोदी एक साथ खड़े होकर हाथ मिलाएंगे तो वो तस्वीर करोड़ों शब्दों के बराबर होगी और वो तस्वीर कहेगी कि ग्लोबल साउथ अब जाग चुका है। ये तस्वीर बताएगी कि अब दुनिया की नीतियां न्यूयॉर्क या फिर लंदन में नहीं बल्कि नई दिल्ली में तय होंगी। भारत इस समय न केवल एक उभरती महाशक्ति है बल्कि वो दुनिया का सबसे भरोसेमंद मंच बन चुका है जहां रूस और चीन साथ आ सकते हैं, जहां ईरान और अरब देश बैठकर बात कर सकते हैं और यही असली विश्व गुरु है। अब आपसे सवाल, आपको क्या लगता है क्या साल 2026 की ये ब्रिक्स समिट भारत को UNSC का स्थायी सदस्यता की ओर ले जाएगा? क्या मोदी, पुतिन, जिनपिंग की ये तिकड़ी मिलकर पश्चिम के प्रभुत्व को खत्म कर पाएगी? हाँ या ना में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद।